हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो फंडामेंटल राइट्स होता है ये होते क्या है? राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब है कि हक। ठीक है, हक। राइट का मतलब क्या होता है कि हक। ठीक। और राइट देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे लीगल राइट्स होते हैं और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन राइट की जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लीगल राइट वो होते हैं जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट देती है अपने हिसाब से। और फंडामेंटल राइट्स होते हैं बेसिक राइट। बेसिक राइट जो एक पर्टिकुलर इंसान को, पर्टिकुलर पीपल को मिलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पीपल को मिलते हैं, लोगों के लिए होते हैं जो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये एक बेसिक राइट है, बेसिक राइट है, ठीक है, लोगों के लिए। और इसको हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। ठीक। अब देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? पार्ट थर्ड में आता है। ठीक, पार्ट थर्ड में आता है। अब हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स मतलब कि आप इसको ऐसे समझो जैसे हमारी एक बुक होती है, उसके कितने चैप्टर हैं? 25 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 25 चैप्टर हैं। तो ऐसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, इसके कितने चैप्टर हैं? 25 चैप्टर हैं। उसमें जो थर्ड पार्ट है, थर्ड चैप्टर है, उसमें आता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक। और जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में क्या आता है? यूनियन के बारे में, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट के बारे में। ठीक है। और सेकंड वाला है जो, उसमें क्या आता है? सिटीजन के बारे में, सिटीजन के बारे में। ठीक है। और थर्ड में क्या आता है हमारा? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है तो इसमें आर्टिकल्स भी होंगे। फिर आर्टिकल्स कौन से आते हैं इसमें? 12 to 35। ठीक है, 12 to 35 आर्टिकल्स आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। कितने आर्टिकल आते हैं? 12 to 35 आर्टिकल्स आते हैं। और हमने ये कहाँ से इंस्पिरेशन ली है इसकी, कहाँ से बोरो किया है इसको? हमने यूएसए से। ठीक है, यूएसए से बोरो किया है इसको हमने। ठीक है, यूएसए से बोरो किया हुआ है। और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया फ्रेंच वर्ड में देखा जाए तो इसका मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड में इसका मतलब होता है बेसिक राइट। फ्रेंच वर्ड में इसका मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बेसिक राइट। ठीक है, फ्रेंच वर्ड में मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बेसिक राइट। ठीक। और जो यूके था, इसने फर्स्ट टाइम इस बेसिक राइट को एक्सेप्ट किया था। यूके ने फर्स्ट टाइम इस बेसिक राइट को एक्सेप्ट किया था। तो अगर ऐसे पूछे कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में है? थर्ड पार्ट में। और किसको बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। ठीक है, आपने ये अच्छे से लर्न कर लेना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? हम फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। और ये क्या है? जस्टिएबल है। ठीक है, जस्टिएबल है। जस्टिएबल मतलब कि ये न्याय दिलाता। अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, वायलेट हो रहे हैं, तो हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एक हायर अथॉरिटी है। ठीक है, हायर अथॉरिटी है, तो वहाँ पे जा सकते हैं आर्टिकल 32 के रिलेटेड। और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के रिलेटेड। ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया, ठीक है, कोई लॉ पास कर दिया जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट हमें जस्टिस दिलाता है। मतलब कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और इन्फोर्स करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है और इन्फोर्स करता है। ठीक है, कौन प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट को? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, कोर्ट। और गार्डियन कौन है फंडामेंटल राइट्स का? गार्डियन कौन है फंडामेंटल राइट्स का? वो भी हमारे कोर्ट ही हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ फीचर हैं। ये जो हाई कोर्ट है, ये जो राइट्स हैं, ये सिटीज़न पे भी लगते हैं और फॉरनर पे भी लगते हैं। ठीक है, ऑल पर्सन मतलब कोई भी फॉरनर हो, लीगल पर्सन हो, कॉरपोरेशन हो, कंपनी हो, सभी पे लगते हैं ये। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे राइट है वो सिर्फ सिटीज़न के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे राइट है जो सिर्फ सिटीज़न के लिए, जैसे अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक है, जैसे अपॉर्चुनिटी होगी, फ्रीडम होगी, स्पीच टू फ्रीडम। ठीक है, और रिलीजियस के रिलेटेड जब हम ये पर्टिकुलर पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक में, तो हम उधर भी एक्सप्लेन करवा देंगे। और कुछ जो इसके अदर हैं वो दोनों को, एलियन के लिए भी, फॉरनर के लिए भी और इंडियन के सिटीज़न के लिए भी। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो, अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी दे दें, मौका दे दें, उनको जॉब में अपॉर्चुनिटी दे दें, तो वो तो इतने हाई टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, हाई स्किल है उनके पास, तो अपॉर्चुनिटी तो उनको ही मिलेगी, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ
सिटीज़न को ही, इंडियन सिटीज़न को ही मिलेगी, और जो अदर राइट्स हैं वो इनको, जैसे राइट टू लिबर्टी है, ये दोनों के लिए, सिटीज़न के लिए भी और अदर सिटीज़न के लिए भी। ये क्या होता है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाई। इसका क्या मतलब है कि एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाई है। मतलब कि जैसे पहले क्या होता था, राजा महाराजा के रूल चलते थे, राजा महाराजा के रूल चलते थे, तो वो अगर बोल दे कि हाँ इसने ये गुनाह किया तो इसकी गर्दन काट दो, तो हमारे सिपाही क्या, उसके सिपाही क्या करते थे, वो गर्दन काट देते थे। ये नहीं देखते थे कि इससे किसी को नुकसान हो रहा है या कुछ। और इसी तरह जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स दी हैं, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू स्पीच, है ना, राइट टू स्पीच। अब हमें राइट बोलने का अधिकार है, लेकिन कहाँ पे, जैसे कोई असेंबली बनी है वहाँ पे हम अपनी बात रख सकें, इलेक्शन हो रही है वहाँ पे बात रख सकें हम, ठीक है। ये नहीं है कि किसी को भी गालियाँ देना स्टार्ट कर दें, है ना, गाली देना स्टार्ट कर दें या अनाप शनाप बकना स्टार्ट कर दें, जिससे हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिविटी आए, या फिर जो दूसरा बंदा है उसके फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुँचे, उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो, ठीक है। तो इसके लिए फंडामेंटल राइट के लिए, इसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। रीजनेबल क्या है, रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। वो जो हमारी स्टेट डिसाइड करती है, कोर्ट ही डिसाइड करता है, स्टेट डिसाइड करती है कि यहाँ तक ही बात करनी है, असेंबली में बोल सकते हो, अपना व्यू पॉइंट रख सकते हो, अपने एक्सप्रेशन दे सकते हो, लेकिन गालियाँ नहीं निकाल सकते हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है राइट टू स्पीच, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि राइट टू स्पीच मतलब एब्सोल्यूट क्या होता है और क्वालिफाई क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब, क्वालिफाई का मतलब कि राइट तो है हमें राइट टू स्पीच, लेकिन लिमिटेशंस भी है इसकी, लिमिटेशंस भी हैं इसकी, है ना। हम बोल सकते हैं लेकिन अच्छा पॉइंट, अच्छा व्यू, जिसमें हमारी इंटीग्रिटी बने रहे, सोसाइटी अच्छी रहे, ठीक है। ये नहीं किसी को गाली निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक। और उसके बाद इसके दो करैक्टर हैं, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जैसे पीपल्स भी होते हैं ना कुछ कि हाँ अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, है ना, अंदर से कुछ बाहर से तो हाँ हम बहुत अच्छे हैं, अंदर से कुछ और मन में चल रहा है। ऐसे इसको समझो कि ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हमें मिले हैं, बेसिक अधिकार मिले हैं, लेकिन इसके भी दो फीचर हैं। नेगेटिव में क्या है कि ये स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट करता है, स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट करता है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना दे, स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बना दे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें राइट टू स्पीच है ना, बोलने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, या फिर हमें क्या है कि फ्रीडम है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, फ्रीडम है हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी प्राइवेट जगह होती हैं, है ना, रूम्स होते हैं, कोई भी प्राइवेट जगह होती है, वहाँ पे थोड़ी ना हम जा सकते हैं, है ना, वहाँ पे थोड़ी ना जा सकते हैं हम, ऐसा कोई लॉ थोड़ी ना बना सकते हैं। तभी कि ये आ गया नेगेटिव करैक्टर, ठीक है। मतलब कि स्टेट की अथॉरिटी को रोकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को, या फिर जैसे हमने फ़ॉरेन जाना हो तो स्टेट रूल बना दे कि हाँ इंडिया के जो पीपल्स हैं वो फ़ॉरेन नहीं जा सकते, लेकिन अगर देखा जाए हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा है कि हमें राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम है कि हम कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, इन एंड आउट, मतलब कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी। स्टेट क्या रूल बना रही है कि हम बाहर नहीं जा सकते, है ना, स्टेट क्या रूल बना रही है कि हम बाहर नहीं जा सकते। ये क्या कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। तो इस पर अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है तो हमने बोला हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इससे वो स्टेट को रोल लगा सकता है कि हाँ ये फंडामेंटल राइट्स में लिखे हुए हैं, ये बेसिक अधिकार है, तो आप इस पर कोई कानून नहीं बना सकते, रूल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव करैक्टर, कि ये स्टेट को रोक लगाती है, ठीक है, स्टेट को रोक लगाती है कि आप फंडामेंटल राइट्स को मत वायलेट करो। उसके बाद है पॉजिटिव, पॉजिटिव इन नेचर, मतलब प्रिविलेज ऑन द पर्सन को एक व्यक्ति को क्या देता है, ये प्रिविलेज देता है, फ्रीडम देता है, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, है ना। तो ये आ गया पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, पॉजिटिव इन नेचर और नेगेटिव इन नेचर ये आते हैं हमारे। उसके बाद है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये अभी की प्लानिंग नहीं थी इनकी कि हाँ 26 जनवरी को मतलब 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, 26 जनवरी 1950 में कौन सा डे होता है, रिपब्लिक डे, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। कौन है इसके फादर, भीमराव अंबेडकर। क्यों है, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी उसके जो चेयरमैन थे वो भी भीमराव अंबेडकर थे, और मोस्टली जो आर्किटेक्ट पार्ट था वो भी किसने बनाया था, भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, ठीक है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल राइट कब एक्सेप्ट किए थे? 26 जनवरी 1950 में। लेकिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनके दिमाग में पहले से ये बात आ रही थी, पहले से ही बात आ रही थी, ठीक है। 1931 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बैठता है कराची में, कहाँ बैठता है? कराची में। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में बनी थी। किसने बनाया था? A.O. ह्यूम ने बनाया था, ठीक है, A.O. ह्यूम ने बनाया था। और इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ बैठी थी? बॉम्बे में बैठी थी, और WVC बनर्जी ने प्रेजाइड की थी, ठीक है। ऐसे ही हर एक साल के बाद ये सेशन बैठा था। जब 1931 में ये सेशन बैठता है कराची में, तो उसके जो हेड होते हैं, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। उन्होंने इस रेजोल्यूशन निकाला था फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। ये हमारे हिस्टोरिकल मतलब जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत योगदान दिया, वो पहले से ये बातें चलती आ रही थी, ये कोई नई बात नहीं थी, ठीक है, पहले से ये बात चलती आ रही थी, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। अब इसको बोल दे कि हम ये परमानेंट नहीं है, कि अब हम इसको चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। अब एक केस अब बैठता है जैसे केशवानंद भारतीय केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसके अकॉर्डिंग हम का फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो उसका बेसिक फीचर होगा वो भी फीचर होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक फीचर को हम चेंज नहीं कर सकते। कौन से केस में बोला था? केशवानंद भारतीय केस में, ठीक है। ऐसे अगर हमें कोई फंडामेंटल राइट को चेंज करना हो, कोई नई चीज़ एडिशन करनी हो, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो ये परमानेंट नहीं है। अगर पेपर में पूछते हैं कि फंडामेंटल राइट परमानेंट है, तो नो, ये परमानेंट नहीं है। हम इसको चेंज कर सकते हैं बाय केशवानंद भारतीय केस के अकॉर्डिंग, पर इसका बेसिक राइट जो होता है, बेसिक फीचर होता है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये एब्सोल्यूट भी नहीं है, ये क्वालिफाई है, ठीक है, एब्सोल्यूट भी नहीं है, ये क्वालिफाई है ये, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 34 में मिलिट्री रूल, जब मिलिट्री रूल लगता है तब ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होते। और इनको हम रोक भी लगा सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है जब, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे हम क्या करते हैं? सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। ये थे इसके कुछ बेसिक फीचर। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारा 6 राइट था, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया। अब इसको हमने क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने अब क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया। अब ये आर्टिकल 300A में आता है, आर्टिकल 300A में आता है। कौन सी अमेंडमेंट की थी हमने? 44th अमेंडमेंट 1978 में, ठीक है, 44th अमेंडमेंट 1978 में। कौन सा राइट था? पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको अब हमने लीगल राइट बना दिया। पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको हमने लीगल राइट बना दिया? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये कौन से अमेंडमेंट में चेंज किया था इसको हमने? 44th अमेंडमेंट 1978 में, ठीक है। और कौन से आर्टिकल में आता है? 300 आर्टिकल में, ठीक है, 300A में आता है। और 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद इसको हमने लीगल राइट बना दिया। क्यों? है ना, क्यों? अब ये भी है ना कि क्यों बना दिया। अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट जो है परमानेंट नहीं है। अगर ये किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, है ना, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि प्रॉपर्टी को लेके सारे बोलने लगे ये मेरा फंडामेंटल राइट है, लड़ाई स्टार्ट हो गई, है ना। तो उसके कारण क्या हुआ? इसको हमने लीगल राइट बना दिया, ठीक है, लीगल राइट बना दिया फंडामेंटल राइट्स को। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट है? जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। से 18 तक, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक आता है, फ्रीडम 19 से 22 तक आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 23 से 24 तक आते हैं, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 25 से 28 तक आते हैं, कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29 से 30 तक।
उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32 में। 31 में क्या आता था, राइट टू प्रॉपर्टीज, जिसको हमने अब लीगल राइट बना दिया। जो फर्स्ट राइट है हमारा आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 12 में हम किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 12 में हम स्टेट की बात, क्योंकि अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें सिर्फ स्टेट का कंसेप्ट है, हर बार स्टेट आ रही है, लेकिन ये होती क्या है स्टेट, अब क्या चीज़ें, क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें आती हैं ऑल एजेंसी जो लॉ को बनाती भी हैं और इम्प्लीमेंट भी करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी एजेंसी, वो वाली एजेंसी जो लॉ को बनाती भी हैं और आगे इम्प्लीमेंट भी करती हैं, ठीक है। उसमें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करती है। स्टेट लेजिस्लेचर, इस पर असेंबली वगैरह आती है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। लोकल अथॉरिटी में जैसे पंचायत, म्यूनसिपलिटी वगैरह आती हैं, ठीक है। और इसमें कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी आती हैं, ठीक है। और जैसे कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना घूमने जाएगी लोकल अथॉरिटी के पास कि हाँ आप म्यूनसिपलिटी का भी देखो कहाँ कहाँ गंदगी है, मतलब स्टेट टू स्टेट वाइज हर एक सेंटर टू सेंटर में क्या बनाई है, अलग अलग। जैसे पंचायत बनाई है कि सरपंच गांव का एरिया देखो कैसे कैसे डेवलपमेंट करनी है वहाँ पे, ठीक है। फिर म्यूनसिपलिटी सिटीज़ में जैसे मेयर होते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद पार्लियामेंट, सेंटर में कैसे रूल बनाने हैं, कैसे लॉ बनाने हैं। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं वो, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिकल एजेंसीज होती हैं, अगर वो लोगों पे प्रेशर ही बनाएगी तो लोग आगे काम करेंगे, है ना। ऐसे थोड़ी ना कोई काम करता है, जब तक कोई प्रेशर बनाएगा अच्छे से तभी तो वो काम करेंगे, ठीक है। अब जितनी भी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी होता है कि जो लॉ से बनी हो, ठीक है। अपॉइंटमेंट, जैसे लॉ से बना देते हैं हम कि अपॉइंट कर दिया हमने कि हाँ ये हमने बना दिया, एक्ट पास कर दिया इसके खिलाफ। नॉन स्टैट्यूटरी जो एक्ट पास नहीं करते, प्राइवेट होती हैं, ठीक है, वो सारी किस में आती हैं, स्टेट्स में आती हैं। ये था हमारा आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में बताया कि स्टेट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर को कौन देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, पार्लियामेंट के हिसाब से पार्लियामेंट रूल वगैरह बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट कौन देखेगी कि हाँ यहाँ पे बिजली, पानी, स्कूल, एजुकेशन कैसी है, वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। लोकल अथॉरिटी की हाँ इस गाँव में क्या चाहिए, इस गाँव में क्या चाहिए, इस सिटी में क्या चाहिए, म्यूनसिपलिटी देखेगी, ठीक है। कुछ प्राइवेट एजेंसी जो भी एम्प्लॉयमेंट देती हैं वो भी देखेगी। और इलेक्ट्रिकली डिपार्टमेंट जो थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो हम बिल वगैरह देंगे, बिजली को अच्छे से यूज़ करेंगे, पानी को अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आता है स्टेट्स में। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 13 ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विद आर डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी अवॉइड। मतलब कि कोई भी अगर स्टेट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है, ठीक है। अब हमने बोला ना कि पार्लियामेंट क्या बनाती है, सेंट्रल में लॉ। पार्लियामेंट अगर कोई भी ऐसा लॉ या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, मतलब उसको चेक कर सकता है कि हाँ ये लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो वायलेट कर रहा है तो उसको वो ख़त्म कर देते हैं, नल कर देते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 13 बोलता है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट या सेंटर कोई भी अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई लॉ बना रहा है, तो वो उसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगी। रिव्यू मतलब उसको चेक करेगी कि हाँ ये सच्ची में उसको वायलेट कर रहा है या लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, तो चेक करेगी। जब वो चेक करेगी उसके बाद क्या होगा, वो लॉ ख़त्म हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 में बोलते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल कहाँ बोलते हैं, 13 में बोलते हैं।